वेलकम टू पायनियर क्लासेस। हम लोग बात कर रहे हैं 9th क्लास या पॉलिटेक्निक, पारामेडिकल, आईटीआई, चाहे आपका किसी भी 10th क्लास के लेवल में या कोई कंपटीशन जहां पे सामान्य विज्ञान पूछा जाता है, उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर या रेडियो सक्रियता। इसको हम क्वेश्चन वाइज आंसर वाइज करते चलेंगे और टॉपिक्स को कवर करेंगे। इसमें आपके लगभग सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न या कॉम्पिटिटिव प्रश्न आ जाएंगे। तो आपका पहला प्रश्न जो है वो है कि डाल्टन के आधुनिक परमाणुवाद पर एक विस्तृत लेख लिखिए। तो डाल्टन, इसका मतलब परमाणुवाद का सिद्धांत डाल्टन ने दिया था। उनके अनुसार पहला है कि तत्व अनेक सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। दूसरा है परमाणु अविभाज्य है, अर्थात परमाणु को किसी भी रीति यानी किसी भी विधि द्वारा सूक्ष्म कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तीसरा उन्होंने बोला कि परमाणु न तो नष्ट किए जा सकते हैं और न ही उत्पन्न किए जा सकते हैं। चौथा उन्होंने बोला एक ही तत्व के परमाणु आकार, द्रव्यमान तथा अन्य सभी गुणों से एक दूसरे से सर्वसमान होते हैं। और पांचवा उन्होंने बोला कि विभिन्न तत्वों के परमाणु आकार, द्रव्यमान तथा अन्य सभी गुणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। छठा था कि दो या दो से अधिक तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु सरल गणितीय अनुपात जैसे 1:1, 1:2 इस टाइप के अनुपात में रासायनिक संयोग करके यौगिकों का निर्माण करते हैं। डाल्टन के परमाणुवाद के आधार पर परमाणु तत्व का वह छोटा से छोटा अविभाज्य कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है या लेता है। आधुनिक परमाणुवाद 19वीं शताब्दी के अंत में अथवा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में थॉमस, रदरफोर्ड, चैडविक आदि वैज्ञानिकों के प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया गया कि परमाणु तत्व का अविभाज्य सूक्ष्मतम कण नहीं है, बल्कि परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आदि अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। परमाणु अविभाज्य नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि मूल कणों से बना है और उसमें विभाजित भी हो सकता है। आगे है एक ही तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के भी हो सकते हैं। ऐसे परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम है, जिनके परमाणु भार क्रमशः 1, 2 और 3 हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के परमाणु भार समान भी हो सकते हैं और ऐसे परमाणुओं को समभारिक कहा जाता है। जैसे पोटेशियम और कैल्शियम समभारिक हैं। तत्वों के परमाणु संयुक्त होकर अणु बनाते हैं, न कि यौगिक परमाणु बनाते हैं। आगे है रासायनिक अभिक्रिया परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा ही होती है। अतः परमाणुओं की आधुनिक परिभाषा यह बनती है कि परमाणु तत्व का वह छोटा से छोटा कण है जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। थॉमस का परमाणु मॉडल क्या है और रदरफोर्ड के अल्फा कण के प्रकीर्णनों का प्रयोग को लिखें। तो चलिए देखते हैं कि थॉमस का परमाणु मॉडल जे थॉमसन ने 1904 ईस्वी में परमाणु का प्रथम मॉडल प्रस्तुत किया। इसे थॉमसन का तरबूज मॉडल भी कहते हैं। इसके अनुसार परमाणु इलेक्ट्रॉनों तथा धन आवेशित द्रव्य के से मिलकर बना है। परमाणु गोलाकार, अति सूक्ष्म तथा विद्युत उदासीन कण है। परमाणु में धन आवेशित द्रव्यमान अर्थात द्रव्य समान रूप से फैला हुआ है तथा इलेक्ट्रॉन धन आवेशित द्रव्य में इस प्रकार धंसे हुए हैं जैसे तरबूज में बीज धंसे रहते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग के बाद यह सिद्ध हो गया कि थॉमसन का यह मॉडल दोषपूर्ण है। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सन 1911 में सोना या चांदी धातुओं की पतली चादर लगभग 4 × 10⁻³ -5 सेंटीमीटर मोटी पर अल्फा कणों की बमबारी करवाई। प्रयोग में यह पाया गया कि अधिकांश अल्फा कणों के मार्ग में धातु की पन्नी में से निकलते समय कोई विचलन नहीं होता। कुछ अल्फा कण धातु की चादर से निकलते समय अपने मार्ग में विचलित हो जाते हैं। लगभग 20,000 अल्फा कणों में से केवल एक अल्फा कण 90 डिग्री या उससे अधिक कोण से विचलित होती है। तो रदरफोर्ड ने धातु की पतली चादर अल्फा कण के प्रयोग से निष्कर्ष निकाला। पहला कि
अधिकांश अल्फा कण के मार्ग में धातु की पन्नी में से निकलते समय कोई विचलन नहीं है, अतः परमाणु का अधिकांश स्थान रिक्त है, खाली है। दूसरा कि कुछ अल्फा कण धातु की पन्नी से प्रतिकर्षित होकर वापस लौट आते हैं, अतः इससे सिद्ध होता है कि परमाणु में कुछ धनावेशित एवं भारी कण होते हैं। आगे है ऐसे कण की संख्या जिनके मार्ग में विचलन हो जाता है बहुत कम है, अतः धनावेशित एवं भारी कण द्वारा घेरा स्थान बहुत कम होता है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। उपयुक्त प्रयोगों एवं निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने यह सुझाव दिया कि परमाणु का लगभग समस्त भार कुल धनावेश उसके केंद्र में कुछ सूक्ष्म आयतनों में से स्थित होता है और परमाणु के इस भाग को उसका केंद्रक या नाभिक कहते हैं। कैथोड किरणों का उसके गुणों के साथ सचित्र वर्णन करें तो कैथोड किरणें कई भौतिक वैज्ञानिकों ने गैसों में विद्युत चालन के संबंध में प्रयोग किए, जिनमें जे थॉमसन प्रमुख थे। उन्होंने प्रदर्शित किया कि यदि गैसों का दाब कम कर दिया जाए तो वे विद्युत चालक हो जाते हैं। जैसे उन्होंने विसर्जन नलिका में निम्न दाब पर भरी गैस से उच्च विभव पर विद्युत प्रवाहित किया तो कैथोड की लंब दिशा में एक प्रकार का अदृश्य किरण निकली, जिन्होंने कांच की नली में हरे रंग की प्रदीप्ति उत्पन्न की और इन किरणों को कैथोड किरण का नाम दिया गया। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है व्यवस्था उसी प्रकार से। कैथोड किरणों के मुख्य गुण निम्नलिखित हैं। पहला, कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती है। इसकी पुष्टि किसी अपारदर्शी वस्तु को इनके पथ में रखने पर उस वस्तु की बनी छाया से होती है। दूसरा, कैथोड किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती है। इससे यह सिद्ध होता है कि ये किरणें विद्युत आवेशित कणों से मिलकर बनी है। विद्युत क्षेत्र में ये किरणें धन आवेशित प्लेट की ओर झुकती है, अतः ये किरणें ऋण आवेशित कणों से बनी हुई होती है। आगे है जो कैथोड किरणें हैं यांत्रिक प्रभाव उत्पन्न करती है। ये अपने पथ में रखी हल्की वस्तुओं को चला देती है। ये किरणें गैस को आयनित करती है और यह किरणें में अत्यधिक गतिज ऊर्जा होती है तथा ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को भी प्रभावित करती है। ये किरणें कुछ ठोस पदार्थों जैसे कांच एवं जिंक सल्फाइड आदि के पड़ने पर चमक उत्पन्न करती है। उच्च गलनांकों की धातु से कैथोड किरणों के टकराने पर एक्स किरण उत्पन्न होती है। आगे है दोस्तों, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। प्रोटॉन परमाणु का अनिवार्य घटक है। इस पर इकाई धनात्मक आवेश होता है और इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसे P या P1 से प्रदर्शित करते हैं। रदरफोर्ड ने सन 1919 ईस्वी में नाइट्रोजन पर अल्फा किरणों की बौछार से प्रोटॉन प्राप्त किया और एल्युमिनियम तथा लिथियम पर भी अल्फा कणों की बौछार से प्रोटॉन प्राप्त हुआ। प्रोटॉन सभी तत्वों में परमाणु का दूसरा अनिवार्य घटक है। प्रोटॉन पर विद्युत आवेश का परिमाण 4.8029 × 10⁻⁻10 ESU अर्थात इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 × 10⁻⁻27 ग्राम तथा इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 1837 गुना यह भारी होता है और इसका द्रव्यमान 1.00727 AMU होता है। ये सब डाटा आप याद रखें, ये सब पूछा जाता है डायरेक्ट। इलेक्ट्रॉन परमाणु का अनिवार्य घटक है। इस पर इकाई ऋण आवेश विद्युत आवेश होता है तथा इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के परमाणु का 1/1837वां भाग होता है के बराबर होता है और इसे E0 या E-1 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कैथोड कणों का आवेश एवं द्रव्यमान के अनुपात को E/m अपवर्तित रहता है। इन कैथोड कणों को इलेक्ट्रॉन कहा गया है और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम
अर्थात -4.8034 गुने 10⁻⁻10 ESU होता है। इसका द्रव्यमान 9.13 गुने 10⁻⁻31 या 0.00548 AMU होता है। किसी भी आवेशित कण पर एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से कम आवेश नहीं होता, अतः इलेक्ट्रॉन का आवेश विद्युत आवेश की इकाई है। इलेक्ट्रॉन की खोज सर्वप्रथम जे थॉमसन ने 1897 में किया था। न्यूट्रॉन परमाणु का एक घटक है। यह विद्युतः उदासीन कण है। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है और इसे 0n1 से प्रदर्शित करते हैं। सर जेम्स चैडविक ने बेरिलियम पर अल्फा कण की वर्षा करके देखा कि इसमें एक प्रकार के कण निकलते हैं। प्रयोग द्वारा यह ज्ञात हुआ कि इन कणों पर कोई भी आवेश नहीं होता और इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के लगभग बराबर होता है। इन कणों के न्यूट्रॉन कहा गया और न्यूट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की तरह पदार्थ का मूल कण होता है। इसका द्रव्यमान 1.6750 गुने 10⁻⁻27 ग्राम अर्थात 1.00867 AMU होता है। धन किरणों का उनके गुणों के साथ सचित्र वर्णन कीजिए। धन किरणें या एनोड किरणें परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। गोल्डस्टीन ने ज्ञात किया कि जब छिद्रित कैथोड लगी हुई विसर्जन नली में अल्प दाब पर गैसों में विद्युत विसर्जन कराया जाता है तो कैथोड के पीछे दीप्ति उत्पन्न होती है। उन्होंने प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया कि एक प्रकार की किरणें कैथोड के छिद्रों से निकलकर कैथोड के पीछे के क्षेत्र में प्रविष्ट होती है और इस प्रकार कैथोड के पीछे दीप्त उत्पन्न होती है। गोल्डस्टीन ने इस दीप्त किरणों का नाम कैनाल किरणें रखा और क्योंकि ये किरणें कैथोड के छिद्रों में से निकल दूसरी ओर चली जाती है, ये किरणें धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती है, अतः इन्हें धन किरणों या एनोड किरण भी कहा जाता है। कैथोड किरणें, एनोड किरणें छिद्रित कैथोड से निकलती है। इसके गुण, एनोड किरणों के गुण या कैनाल किरणों के गुण, तो ये किरणें धन आवेशित होती है जो कैथोड किरणों की भांति ही सीधी रेखा में चलती है। दूसरा, कैथोड किरणों की भांति ही ये पिन व्हील को घुमा देती है। तीसरा, धन किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। चौथा, धन किरणें प्रदीप्त या स्फुरदीप्ति उत्पन्न करती है। पांचवा, धन किरणें चुंबकीय अथवा विद्युत क्षेत्र में अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसके विक्षेपित होने की दिशा कैथोड के विपरीत होती है। आगे, इनका द्रव्यमान विसर्जन नलिका में ली गई गैस के परमाणुओं के लगभग बराबर होता है और धन किरणों का वेग कैथोड किरणों के वेग से कम होता है। आगे, परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल को समझाइए। तो परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल अल्फा कणों के प्रकीर्णन से संबंधित प्रयोग पर आधारित है। 1919 ईस्वी में रदरफोर्ड ने एक परमाणु मॉडल की रूपरेखा प्रस्तुत की और इसकी विशेषताएं लिखी, निम्नलिखित है। पहला, इन्होंने बताया कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र में अवस्थित रहता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। दूसरा, कि नाभिक के चारों ओर रिक्त स्थान होता है, जिससे अपेक्षिक रूप से इसमें बहुत अधिक दूरी पर इलेक्ट्रॉन वितरित रहता है। आगे, परमाणु के नाभिक में स्थित धनावेशित कणों की संख्या ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, अतः परमाणु विद्युतः उदासीन होता है। आगे है कि परमाणु के नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 से 10⁻⁻14 सेंटीमीटर होती है, जबकि संपूर्ण परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 सेंटीमीटर होती है, अतः परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त रहता है। परमाणु के ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इसके धनावेशित नाभिक के चारों ओर अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर रिक्त स्थान में चक्कर लगाते हैं। आगे कि नाभिक तथा इसके चारों ओर रिक्त स्थान में भ्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉनों के परिक्रमण से उत्पन्न अपकेंद्रन बल नाभिक में स्थिर विद्युत आकर्षण बल को संतुलित कर देता है। आगे है रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां। तो पहला, कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां निम्नलिखित है। पहला है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में प्रमुख कमी यह है कि यह परमाणु के स्थायित्व
की व्याख्या नहीं करता। मैक्सवेल के अनुसार विद्युत गतिकी के मूलभूत सिद्धांत के अनुसार नाभिक की परिक्रमा करता हुआ कि ऋण आवेश युक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का सतत विकिरण करेगा, जो ऊर्जा में निरंतर कमी होने के कारण इलेक्ट्रॉन की चाल कम होती जाएगी और इसके साथ ही इसकी कक्षा की त्रिज्या भी लगातार कम होती जाएगी। अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिरकर नष्ट हो जाएगा। परंतु ऐसा नहीं होता, क्योंकि परमाणु एक अस्थायी निकाय है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अलग अलग कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित नहीं की गई। आगे कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन एवं तत्वों का स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, परंतु वास्तविक यह है कि तत्वों के स्पेक्ट्रम रेखीय होते हैं, अर्थात ये स्पेक्ट्रम अलग अलग रेखाओं के समूह होते हैं। तो इसका पहला प्रॉब्लम था अस्थायित्व, दूसरा था इलेक्ट्रॉनों का कक्षा में ना वितरण होना, और तीसरा था स्पेक्ट्रम मतलब वर्णपट उससे निकलने वाला। आगे बोहर के परमाणु मॉडल का विस्तार से समझाइए। बोहर का परमाणु मॉडल डेनिश वैज्ञानिक नील्स बोर ने 1913 ईस्वी में रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत नाभिकीय मॉडल की कमियों को दूर किया। उन्होंने रदरफोर्ड के नाभिकीय सिद्धांत पर यह दोष लगाया कि ऊर्जा उत्सर्जन के कारण इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोटी करते जाएंगे तथा अंत में नाभिक में पहुंचकर अपना अस्तित्व नष्ट कर देंगे। उन्होंने यह दोष क्वांटम सिद्धांत की सहायता से दूर किया। उन्होंने सुझाव दिया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर या अचर कक्षाओं में घूमते हैं। प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा की मात्रा निश्चित होती है, इसलिए इसको अचर अवस्था या ऊर्जा स्तर या अस्थायी कक्षा कहते हैं। और अस्थायी कक्षाओं को क्रम 1 2 3 4 को KLMNOP से दर्शाया गया। नाभिक के निकटतम जो अस्थायी कक्षा है उन्हें n=1, जिसे हम K या K कक्षा या K उपकोष कहते हैं। आगे एक इलेक्ट्रॉन जो किसी निश्चित कक्षा या ऊर्जा स्तर में घूमता है वह बिना ऊर्जा खोए उसी कक्षा में घूम सकता है, परंतु जब वह एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर पर कूदता है तो ऊर्जा उत्सर्जन केवल क्वांटा में होता है। आगे एक इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में तब तक लगातार चक्रण करता रहेगा जब तक उसका कोणीय संवेग कक्षा की संख्या h/2 पाई के गुणक के समान रहता है। बोहर के विचार का समर्थन प्लांक के क्वांटम सिद्धांत द्वारा किया गया और इस सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा क्वांटम में होती है। जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में आगे वाली कक्षा में कूदता है तब ऊर्जा का अवशोषण होता है और आवेशित ऊर्जा का मान होता है E2 - E1 = hv, जहाँ h प्लांक का नियतांक है और v आवेशित ऊर्जा की आवृत्ति, E1 E2 इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा है। आगे कहा जाता है कि बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास को समझाइए। तो बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास, बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर निश्चित वृत्तीय पथों पर चक्कर लगाते रहते हैं और इन निश्चित वृत्तीय पथों को कक्षाएं कहते हैं। परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कहते हैं। परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण ज्ञात करने के लिए सन 1921 में वैज्ञानिकों बोहर तथा वरी नील ने एक योजना प्रस्तुत किया जिसे बोहर-वरी योजना कहते हैं। बोर-ब्यूरी योजना के अनुसार किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम 2n² संख्या होती है, जहां n उस कक्षा के क्रम संख्या है। सबसे बाहरी की कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से अधिक तथा इससे पहली वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 से अधिक नहीं हो सकती। ये लाइन को फिर से याद रखें। सबसे बाहरी की कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से अधिक तथा इससे पहली वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 से अधिक नहीं हो सकती। सबसे बाहरी की कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी हो सकता है जबकि सबसे बाहर से पहले वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की 2n² नियम के अनुसार अधिकतम हो जाए। आगे है सबसे बाहर से पहले वाली कक्षा 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी हो सकता है जबकि उसमें पहली वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² नियम के अनुसार अधिकतम हो जाए।
आगे समस्थानिक एवं समभारिक के उदाहरण सहित समझाइए। समस्थानिक, डाल्टन के मतानुसार एक तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान आदि की दृष्टि से समान होते हैं, परंतु जे थॉमसन, फ्रेडरिक सॉडी और विलियम ऑस्टन आदि वैज्ञानिकों ने पाया कि एक ही तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले हो सकते हैं। इन्हें समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक परमाणुओं के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। अतः किसी तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु संख्या समान हो किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाता है। परमाणु संख्या की समानता के कारण समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ज्ञात है। तीनों की परमाणु संख्या 1, परंतु इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या विभिन्नता के कारण इसके परमाणु भार 1, 2, 3, जिसे हम प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम और ट्यूटेरियम कहते हैं। समभारिक, कुछ तत्वों के परमाणुओं का परमाणु भार एक ही होता है, परंतु इसकी परमाणु संख्या भिन्नता होती है, जिसे हम समभारिक कहते हैं। जैसे कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 और परमाणु भार 40 तथा आर्गन का परमाणु संख्या 18 और परमाणु भार 40 समभारिक है। इसके रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। इसके नाभिक का कुल द्रव्यमान समान होता है, परंतु प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या में अंतर होता है। अतः विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनका परमाणु भार तो समान होता है, परंतु इनकी परमाणु संख्या में अंतर होता है, समभारिक कहलाते हैं। जैसे निकेल और जिंक, क्रिप्टन और स्ट्रेशियम, क्रिप्टन आगे है Cr और Fe, क्रोमियम और लोहा। आगे है रेडियोधर्मिता क्या है। रेडियो एक्टिव किरणों के गुण लिखिए। रेडियोधर्मिता, हेनरी बेकेरेल ने 1896 ईस्वी में देखा कि यूरेनियम तथा इसके लवणों से कुछ अदृश्य किरणें स्वतः ही निकलती है, जिनकी वेधन क्षमता अधिक होती है तथा ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। इन अदृश्य किरणों को रेडियोधर्मी किरणें या बेकेरेल किरणें कहते हैं। जिन पदार्थों से इस प्रकार की किरणें निकलती है उन्हें रेडियोधर्मी पदार्थ कहते हैं। अतः किसी पदार्थ से स्वतः ही इस प्रकार की किरणें निकलने की घटना को रेडियोधर्मिता कहते हैं। कुछ पदार्थ जैसे यूरेनियम, रेडियम, थोरियम आदि स्वतः एक प्रकार की बेधी किरणें उत्सर्जित करती है, जिसे रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं और वह एक नाभिकीय क्रिया है। वर्तमान शताब्दी में कई ऐसे रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज की हुई है जिसमें रेडॉन, प्रोटोएक्टियम, एक्टिनियम, फ्रांसीसियम, स्टैनिन प्रमुख है। रेडियो एक्टिविटी के क्षेत्र में हुए अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि परमाणु क्रमांक 83 से आगे के सभी तत्व रेडियो एक्टिव हैं। रेडियो एक्टिव किरणों के गुण, इसके कुछ निम्नलिखित गुण हैं। पहला, एक्स किरणों के सदृश कई पदार्थों को वेधन की क्षमता रखती है। दूसरा, ये गैसों को आयनित कर देती है। तीसरा, काले कागज से लिपटी फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती है। चौथा, जिंक सल्फाइड जैसे पदार्थों में स्फूर्ति दीप्त उत्पन्न करती है। और पांचवा, ऊष्मा, प्रकाश और रासायनिक संयोग द्वारा प्रभावित नहीं होती है। आगे का क्वेश्चन आ रहा है कि रेडियो एक्टिव समस्थानिक क्या है और उनके उपयोग लिखिए। तो रेडियो एक्टिव समस्थानिक, अब तक 117 तत्वों की खोज हो चुकी है। लगभग सभी तत्वों के समस्थानिक ज्ञात हैं और 83 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के सभी समस्थानिक रेडियो एक्टिव गुण प्रदर्शित करते हैं। अन्य तत्वों के सभी समस्थानिक रेडियो एक्टिव नहीं हैं। किसी तत्व के वे समस्थानिक जो रेडियो एक्टिव होते हैं रेडियो एक्टिव समस्थानिक कहलाते हैं और रेडियो एक्टिव समस्थानिक के परमाणुओं के नाभिक अस्थायी होते हैं तथा स्वतः ही विखंडित होकर अल्फा, बीटा, गामा किरणों को उत्सर्जित करते हैं। इसके उपयोग, तो रेडियो एक्टिव समस्थानिकों के उपयोग हैं कि पहला, कोबाल्ट 60 का प्रयोग। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर की विकिरण चिकित्सा में की जाती है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर विकिरण में। आयोडीन 31 का प्रयोग थायराइड के कैंसर या थायराइड के अन्य बीमारियों में उपचार किया जाता है। सोडियम 24 का प्रयोग खून के प्रवाह संबंधित बीमारियों को पहचान या उपचार करने में किया जाता है।
थैलियम 201 का प्रयोग दिल की बीमारी के लिए किया जाता है। ये सब याद रखें, ये सब पूछा जाता ही है जाता है। आयरन 59 का प्रयोग जिगर की तिल्ली उपापचय के अध्ययन में किया जाता है। फ्लोरीन 18 इसका प्रयोग फ्लोरीन डाइऑक्साइड सी ग्लूकोज का प्रयोग पैट स्कैन तथा न्यूक्लियर मेडिसिन में किया जाता है। इसका सहायता से शरीर के कैंसर कोशिकाओं की पहचान की जाती है। फास्फोरस 32 का प्रयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग धातु के टुकड़े के भीतर दरारें ज्ञात करने या उसकी मोटाई को नापने में किया जाता है। यूरेनियम 238 के रेडियो एक्टिव गुणों की सहायता से खनिजों या पत्थरों एवं पृथ्वी के आयु का निर्धारण किया जाता है। ये याद रखें, यूरेनियम 238 से पृथ्वी का आयु निर्धारण होता है। वहीं कार्बन 40 रेडियो एक्टिव गुणों की सहायता से लकड़ी के टुकड़े एवं अन्य कार्बनिक पदार्थों जैसे जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है। लकड़ी के टुकड़े अन्य पदार्थों को आयु ज्ञात करते हैं, जिसे रेडियो कार्बन डेटिंग कहते हैं। आप इस चीज़ को हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लें और इससे राउंड बना लें और इसको याद करें रखें। इससे एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है हर कंपटीशंस में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समूह विस्थापन नियम को उदाहरण सहित समझाइए। सोडी फजान रसेल ने सन 1913 ईस्वी में रेडियो एक्टिव परमाणु अल्फा बीटा कणों के उत्सर्जन के पश्चात प्राप्त उत्पादों को व्यक्त करने के लिए नियम प्रतिपादित किया, जिन्हें समूह विस्थापन का नियम कहते हैं। किसी रेडियो एक्टिव परमाणु के नाभिक में से अल्फा कण को उत्सर्जन होने पर परमाणु क्रमांक में 2 इकाई और परमाणु द्रव्यमान में 4 इकाई की कमी हो जाती है। अर्थात कह सकते हैं अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है, अर्थात एक अल्फा कण निकलने से हीलियम निकल जाता है किसी तत्व में। अतः अल्फा कण के उत्सर्जन से प्राप्त नए तत्व की आवर्त सारणी में स्थिति मूल तत्व से 2 समूह पीछे अर्थात बाईं ओर हो जाती है। जैसे पोलोनियम आवर्त सारणी के 6ठे समूह में है। पोलोनियम के परमाणु में से अगर अल्फा कण उत्सर्जित कर लिया जाए तो ये लेड बन जाता है और आवर्त सारणी के 4ठे समूह में पहुंच जाता है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ठीक, पोलोनियम 215 में से अगर एक अल्फा कण निकल जाए तो ये लेड 211 बन जाता है, मतलब 4 इकाई इसका कमी हो गया द्रव्यमान में और 2 इकाई कमी हो गया इसके संख्या में। किसी रेडियो एक्टिव परमाणु के नाभिक से अगर बीटा कण उत्सर्जित किया जाए, ये अल्फा कण किया जाए तो 4 द्रव्यमान और 2 परमाणु संख्या घटता है। अगर बीटा कण किया जाए तो परमाणु क्रमांक मूल परमाणु क्रमांक से 1 इकाई अधिक हो जाता है, मतलब परमाणु क्रमांक बढ़ जाता है तथा द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। अतः एक बीटा कण के उत्सर्जन से प्राप्त नए तत्व आवर्त सारणी में स्थित मूल तत्व के स्थिति से एक समूह आगे यानी दाईं ओर चला जाएगा। उदाहरण के लिए विषमत आवर्त सारणी के 5वें समूह में है। इसके परमाणु में से एक बीटा कण उत्सर्जित होने पर पोलोनियम बनता है जो आवर्त सारणी के 6ठे समूह में है। विषमत से अगर एक बीटा कण निकाला जाए तो इसका ये पोलोनियम में बदल जाएगा क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 1 घट जाएगा। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न। सबसे पहला है परमाणु किसे कहते हैं, तो हम लोगों ने इसे पहले पढ़ चुके हैं कि परमाणु तत्व का छोटा से छोटा कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणु अविभाज्य नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आदि मूल कणों से मिलकर बना हुआ है और परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तत्वों के परमाणु संयुक्त होकर अणु बनाते हैं, न कि यौगिक के परमाणु बनाते हैं। आगे है परमाणु संरचना पर टिप्पणी लिखे। हम लोगों ने बहुत सारे संरचनाएं देखे थे, थॉमसन का, रदरफोर्ड का, बोर-ब्यूरी का। अणु किसे कहते हैं, इसके लक्षण बताएं। तो अणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा जिसे रासायनिक संगठन पदार्थ के रासायनिक संगठन के समान ही उसका गुण होता है। जैसे जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं के द्रव्यमान का अनुपात 1:8 होता है। लक्षण क्या है कि अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं और दूसरा कि अणुओं का निर्माण परमाणु के परस्पर संयोग से होता है। अणु के 2 प्रकार होते हैं, समपरमाणुक अणु
एक समान परमाणुओं के संयोजन से बने अणु को समपरमाणुक अणु कहते हैं। जैसे सरल पदार्थों के अणु समपरमाणुक होते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का H2, नाइट्रोजन का N2, ये सब क्या हैं? समपरमाणुक अणु हैं। विषम परमाणुक अणु, भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के संयोजन से बने अणु को विषम परमाणुक अणु कहते हैं। जैसे H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो टाइप का है। CO2, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन दो है। NO2, ये सब में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो है, तो इसे बोलेंगे विषम परमाणुक। इलेक्ट्रॉन के आवेश को इकाई ऋणावेश क्यों है? चूँकि परमाणु में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में नगण्य है। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के आवेश परिणाम में समान तथा प्राकृतिक में विपरीत होते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 से 6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। चूँकि इससे कम आवेश किसी भी कण पर नहीं पाया जाता है, अतः इलेक्ट्रॉन के आवेश की इकाई ऋण आवेश कहा जाता है। आगे अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग से परमाणु संरचना के संबंध में प्राप्त जानकारियां, ये सब हम पहले देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु का नाभिक क्या होता है, इसकी खोज किसने की? हम लोगों ने रदरफोर्ड के बारे में उनका मॉडल देखा था। परमाणु क्रमांक से आप क्या समझते हैं? इस तत्वों का प्रमुख गुण क्यों माना जाता है? तो परमाणु क्रमांक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या परमाणु के नाभिक पर स्थित धनावेश इकाई की संख्या के बराबर होता है। इसे Z से सूचित करते हैं। परमाणु नाभिक पर स्थित धनावेश की इकाइयों की संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है और प्रत्येक तत्व का परमाणु क्रमांक निश्चित स्थिर होता है। जबकि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। यह तत्व का मौलिक गुण, इसी के आधार पर तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान दिया गया है, अर्थात परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आगे द्रव्यमान संख्या। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग परमाणु की द्रव्यमान संख्या A से सूचित करते हैं। परमाणु की द्रव्यमान संख्या A बराबर नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या अर्थात Z प्लस नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या N अर्थात A बराबर Z प्लस N। अगर सोडियम 11 Na23 मतलब 11 इसका परमाणु संख्या और 23 परमाणु द्रव्यमान है, तो परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन हैं, 12 न्यूट्रॉन हैं, अतः इसका द्रव्यमान इसीलिए 11 + 12 बराबर 23 है। नाभिक के संगठन को समझाइए। तो हम लोगों ने देख लिया था कि नाभिक में क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और इन्हीं कणों को, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कणों को न्यूक्लियॉन कहा जाता है। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन भी कह सकते हैं। न्यूक्लियॉन का मतलब है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का समूह। समस्थानिक से आप क्या समझते हैं? हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम और संरचनाएं लिखें, ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं। आगे समभारिक क्या होते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करें, ये भी हम लोग पहले देख चुके हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित होने वाली भिन्न भिन्न प्रकार की किरणों के नाम लिखिए तथा प्रत्येक प्रकार के किरणें, तो इसमें हमने देखा था अल्फा बीटा गामा किरण और इनके गुणों को भी देखे हैं। ठीक, उसके बाद है अल्फा कण और हीलियम परमाणु में भेद बताइए कि दोनों में क्या अंतर है। तो अल्फा कण धनावेशित होता है और इस पे +2 आवेश होता है, जबकि हीलियम परमाणु विद्युत उदासीन होती है। अल्फा कण में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होता है, जबकि हीलियम में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन भी होता है। ठीक, अल्फा कण हीलियम परमाणु का नाभिक होता है तथा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हीलियम परमाणु बन जाता है। यदि हीलियम परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं, तब हीलियम नाभिक अल्फा कण में बदलेगा। सिद्ध कीजिए कि रेडियो एक्टिव बीटा किरणों के कणों पर ऋण आवेशित होता है। रेडियो एक्टिव बीटा किरणों के कणों पर ऋण आवेश होता है क्योंकि बीटा किरणें ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी होती है। इन कणों को बीटा कण कहते हैं। बीटा कण इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात इसको साधारण तौर पे बीटा एक इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करता है और बीटा कण पर इकाई ऋण आवेश होता है। इसका द्रव्यमान 1/1837 AMU होता है। अल्फा बीटा गामा किरणों में से किसकी वेधन क्षमता सबसे कम और क्यों है? तो अल्फा किरणें 0.01 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर को भेद सकती है। अधिक द्रव्यमान तथा कम वेग के कारण इसकी वेधन क्षमता बीटा और गामा से कम है।
वहीं बीटा किरणें 0.5 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर को भेद सकती है। इसकी भेदन क्षमता अल्फा किरण से अधिक और गामा किरण से कम है, अर्थात सबसे ज़्यादा गामा किरण 25 सेंटीमीटर मोटी स्टील की चादर को भेद सकती है। इसके उच्च वेग तथा अद्रव्य प्रकृति के कारण इसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक है। गैसों के आयनित करने की शक्ति अल्फा बीटा गामा किरणों में से किससे सबसे अधिक होगा? तो जो सबसे कम स्पीड में चलेगा वही तो क्या है, गैसों को आयनित करने की शक्ति अल्फा किरण में सबसे अधिक होगी, क्योंकि अल्फा किरणों की गतिज ऊर्जा सबसे कम है, जिससे गैसों को आयनित करने की शक्ति बीटा से 100 गुना और गामा से 1000 गुना होती है। आगे है कि बीटा किरणें, अल्फा किरणें और बीटा किरणें में अंतर बताइए। तो अल्फा किरण क्या है, इसमें 2 इकाई धनावेश और 4 इकाई द्रव्यमान होता है, जबकि बीटा किरणें में इकाई ऋणावेश होता है तथा द्रव्यमान नगण्य होता है। अल्फा किरण की भेदन क्षमता बहुत अधिक है, जबकि बीटा किरण की भेदन क्षमता कम है। अल्फा किरण गैसों को आयनित करती है, बीटा किरण गैसों को आयनित करने की क्षमता कम है। अल्फा किरण का प्रकाश के वेग का 1/10 भाग होता है, अर्थात 3 × 10⁻7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है अल्फा किरण की रफ्तार, जबकि बीटा किरण की रफ्तार लगभग प्रकाश के बराबर होता है, 2.7 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है। आगे कि जिंक सल्फाइड की प्लेट से अल्फा बीटा गामा किरणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अल्फा बीटा गामा किरणें जिंक सल्फाइड तथा अन्य कुछ पदार्थों को स्फुरदीप्त उत्पन्न करती है। स्फुरदीप्त का मतलब उसको से प्रकाश उत्पन्न करने लगी। जब अल्फा बीटा गामा किरणें जिंक सल्फाइड की प्लेट से टकराती है तो जिंक सल्फाइड के अणुओं इन किरणों की ऊर्जा को अवशोषित कर देते हैं और इस उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाते हैं। इसके कुछ समय पश्चात ये अणु ऊर्जा का उत्सर्जन करती है तथा अपनी मूल अवस्था में पहुंच जाती है। ऊर्जा का उत्सर्जन प्रकाश के रूप में होता है तथा जिंक सल्फाइड की प्लेट पर प्रदीप्त अर्थात चमक उत्पन्न हो जाती है और इस घटना को ही स्फुरदीप्त कहती है। आगे रेडियो एक्टिव किरणों पर विद्युतीय क्षेत्रों का क्या प्रभाव पड़ता है, नामांकन चित्र की सहायता से स्पष्ट करें। तो रेडियो एक्टिव किरणों पर विद्युतीय क्षेत्र का प्रभाव सर्वप्रथम वैज्ञानिक मैडम क्यूरी तथा रदरफोर्ड ने रेडियोधर्मी पदार्थों से निकलने विकिरण की प्रकृति जानने के लिए इन विकिरणों को विपरीत आवेश वाली 2 प्लेटों के बीच स्थापित किया, विद्युत क्षेत्र में होकर गुजारा। ऐसा करने पर कुछ किरणें ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती है, इन्हें अल्फा किरण कहा जाता है, और कुछ धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती है, जिन्हें बीटा किरण कहा जाता है, तथा कुछ किरणें बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, जिन्हें हम गामा किरण कहते हैं। अतः रेडियोधर्मी किरणें 3 प्रकार की होती है, अल्फा बीटा गामा, जो कि इस फिगर में दिखाया गया है। आगे रेडियो एक्टिव समस्थानिकों की किन्हीं 2 उपयोगों को लिखें। तो पहला है कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर में, आयोडीन 31 का प्रयोग थायराइड कैंसर में। ठीक है। आगे कार्बन 40 और यूरेनियम 238 समस्थानिकों का एक एक उपयोग लिखें। ये पहले भी आ चुका है, आप देखें तो पढ़ सकते हैं कि कार्बन 40 का जीवाश्म की आयु ज्ञात करते हैं और रेडियो एक्टिव के से भी हम इसका क्या करते हैं, गुण प्राप्त करते हैं। आगे कृत्रिम रेडियोधर्मिता पर संक्षिप्त लिखिए। तो कृत्रिम रेडियोधर्मिता, आयरीन क्यूरी और उनके पति एफ क्यूरी ने 1939 में यह प्रदर्शित किया कि कुछ हल्के अस्थायी तत्वों के नाभिक को रेडियोधर्मी बनाया जा सकता है। एल्युमिनियम नाभिक पर अल्फा कणों की बौछार करने पर देखा गया कि बौछार बंद होने के उपरांत भी कुछ विकिरण उत्सर्जित होते रहते हैं। अल्फा कणों की बौछार से एल्युमिनियम नाभिक में एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, जिसके फलस्वरूप एल्युमिनियम फास्फोरस के रेडियो समस्थानिक में बदल जाता है और कृत्रिम समस्थानिक अस्थायी होता है, जिसमें पॉजिट्रॉन खोकर अस्थायी सिलिकॉन नाभिक में बदल जाता है, जो कि यहाँ पे समीकरण में दिखाया गया। वह प्रक्रम जिसमें एक अस्थायी तत्व कृत्रिम विघटन पर रेडियोधर्मी उत्पन्न करता है, कृत्रिम रेडियोधर्मिता कहलाती है। यहाँ से कुछ आंकिक प्रश्न हैं जिसमें आपको अल्फा और गामा ये सब निकाल कर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वो प्रश्न आपका है, पहला, किसी तत्व के परमाणु में, आप इस प्रश्न को देखते चलें, हो सके तो स्क्रीनशॉट लेकर आप खुद से सोल्व करें। तो पहला प्रश्न है कि किसी तत्व के परमाणु में 13 कक्षीय इलेक्ट्रॉन है, मतलब कक्षों में 13 इलेक्ट्रॉन है, नाभिक में 14 न्यूट्रॉन है,
तत्व का परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार ज्ञात करें। तत्व का परमाणु आरेख भी बनाइए। आगे है, कोई एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 92 और परमाणु द्रव्यमान 238 है, परमाणु से अल्फा कण निकालने पर के बाद परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। अगला है कि किसी एक तत्व में जिसकी परमाणु संख्या 92 और परमाणु द्रव्यमान 235 वाली रेडियोएक्टिव विघटन श्रेणी का स्थायी अंतिम उत्पाद Pb32 और 207 है। श्रेणी से निकलने वाले अल्फा और बीटा कणों की गणना कीजिए कि कितने अल्फा कण निकले और कितने बीटा कण निकले। यहाँ पे आपको देख रहे हैं समस्थानिक और समभारिक बताना है, ठीक। इसमें उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है कि एक तत्व का परमाणु भार 24 है तथा इसके नाभिक में 12 न्यूट्रॉन हैं, तो तत्व के परमाणु क्रमांक की गणना कीजिए। एक परमाणु के नाभिक में 20 न्यूट्रॉन 19 प्रोटॉन है, तो उसकी द्रव्यमान संख्या क्या है तथा इसकी कक्षाओं में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 तथा परमाणु संख्या 8 है, तो इसके परमाणु में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे। आगे का क्वेश्चन है कि क्लोरीन परमाणु के नाभिक में 17 प्रोटॉन 18 न्यूट्रॉन, तो क्लोरीन के प्रत्येक परमाणु की परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए और क्लोराइड आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी लिखिए। अगला है कि समान परमाणु भार के दो तत्व X और Y, परमाणु क्रमांक 19 और 20, यदि X के नाभिक में 21 न्यूट्रॉन है तो Y के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व का परमाणु भार 23 है, उसके नाभिक में 12 न्यूट्रॉन, तत्व की परमाणु संख्या बताएं। आगे है कि एक आयोडीन का 53 परमाणु संख्या 127, तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। आगे है कि एक तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 20, द्रव्यमान संख्या 39, तो तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा। एक तत्व का परमाणु भार 23, परमाणु क्रमांक 11, तो इसकी परमाणु संरचना और आरेख बताइए। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 18 तथा द्रव्यमान क्रमांक 40, तो इसकी परमाणु संरचना बताइए। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरीन के दो समस्थानिकों के परमाणु भार क्रमशः 35 और 37 है, तो इन कणों की द्रव्यमान संख्याओं में कितना अंतर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 209 तथा परमाणु संख्या 83 है, तो इन तत्वों के परमाणु में क्रमशः अल्फा और बीटा कण निकालते हैं, तो एक नए तत्व का द्रव्यमान संख्या अथवा परमाणु संख्या क्या होगा। अगला क्वेश्चन है कि 226 परमाणु भार तथा 88 परमाणु क्रमांक वाले एक तत्व में 2 अल्फा कण निकालने के बाद प्राप्त तत्व का परमाणु भार और परमाणु क्रमांक क्या होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व के परमाणु में 30 इलेक्ट्रॉन, इस तत्व के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सोडियम और क्लोरीन की परमाणु संख्याएं 11 और 17 है, तो इसकी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। उसके बाद है आपका एक तत्व के परमाणु की तीसरी कक्षा में कुल 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इस तत्व का पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा परमाणु क्रमांक लिखिए। उसके बाद है कि परमाणु के 1 से 20 तत्व वाले इलेक्ट्रॉन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। उसके बाद है सोडियम आयन एवं क्लोरीन आयन के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तीसरा है पोटेशियम और बेरियम बेरियम की परमाणु संख्या 19 और 35 है, तो इसका पोटेशियम आयन और ब्रोमाइड आयन कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद है यदि मैग्नीशियम तथा क्लोरीन के परमाणु क्रमांक 12 और 17 है, तो निम्नलिखित में से प्रत्येक कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। आगे कार्बन 12 और कार्बन 14 में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। और इस प्रकार से यह पाठ आपका समाप्त होगा। आप इस पाठ को देखते चलें, अंत के जो आपके न्यूमेरिकल हैं उससे भी बनाएं, उससे आपका पूरे के पूरे थ्योरी कंप्लीट होंगे। गुड लक दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में अगले पार्ट में।